मेरे प्यारे बच्चे, आज से आप लोगों को मैं लाइव क्लास देने की सुविधा दे रहा हूं। लाइव क्लास की व्यवस्था किया हूं और आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में भी इसका शेयर कीजिएगा। और आज से जो टॉपिक चल रहा है वो भारत का संवैधानिक विकास से शुरुआत करने जा रहा हूं। और ये मुश्किल से आपको मैं 5 दिनों के अंदर पूरा संविधान आप लोगों के पूरे जबान पर आ जाएगा। संविधान क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है संविधान के लिए, संविधान से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, इस पर हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। और इस देखिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन पहलुओं को हमें याद रखना है हमेशा। देखिए किताब मार्केट में बहुत सारी किताबें सब आ रही है, बहुत सारी किताबें सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं असफलता या असफल हो जा रहे हैं, तो उनको सही गाइड नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान में इतनी कोचिंग संस्थानें सब खुल गई है, सब अपने आप को गारंटी लेते हैं। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में एक पहला संस्थान है जो आज 25 वर्षों से लगातार नंबर 1 संस्थान पर, नंबर 1 पायदान पर है, पोजीशन पर है, जो गारंटी लेता है, जो 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता है, नहीं तो पैसा वापस का रिफंड का अनुबंध करता है। 95% क्वेश्चन यूपीपीसीएस और 60% यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन अगर ना आए अशोक सर की पढ़ाए हुए, तो पूरा पैसा रिफंड का यह अनुबंध करता हूं। याद ही रखना साथी। हम चलते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक आज भारत का संवैधानिक विकास है। शुरू करते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत का संवैधानिक विकास है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कैसे बना, संविधान बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, सबसे पहले हम चलते हैं इन पहलुओं पर, इन बिंदुओं पर। देखिए प्यारे बच्चे, संविधान किसी भी देश के लिए सर्वोपरि संस्था होती है, सर्वोपरि विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है, हाईएस्ट लॉ होता है। संविधान किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुसार ही संचालित की जाती है। संविधान बहुत कुछ देता है। भारत का संविधान हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ दिया भी है। तो कहां से शुरुआत होती है, इस पर हम स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास से सबसे पहले इनको हम 2 भागों में विभाजित किए हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इनको हम 2 भागों में विभाजित किए हैं। तो सबसे पहले आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मेरे प्यारे बच्चे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यह हमें भारत के संविधान निर्माण का संकेत दिखाई दे रहा है। इस एक्ट से क्या दिखाई दे रहा है? संकेत दिखाई दे रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, क्यों पारित किया गया, किस समिति के द्वारा पारित किया गया, इस पर हम चलते हैं। सर्वप्रथम जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति, गोपनीय समिति, सीक्रेट कमिटी का गठन किया
और इसी गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब हम चलते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के कार्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए। कंपनी के कार्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सबसे प्रमुख प्रावधान इसी एक्ट के तहत दिया गया। दूसरा जो बिंदु है इस पॉइंट में, इसी एक्ट के तहत प्रशासनिक और राजनैतिक मामलों को मान्यता मिली। पहली बार इसी एक्ट के तहत प्रशासनिक और राजनैतिक मामलों को या कार्यों की मान्यता मिली। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, तब बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर नाम के आगे जनरल शब्द जुड़ गया और तब से यह पदनाम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, और वारेन हेस्टिंग्स ही थे। वारेन हेस्टिंग्स को इसलिए हम लॉर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, मैं अपने प्यारे बच्चों से कहूंगा कि लॉर्ड मेरी डायरी में नहीं है, क्योंकि लॉर्ड इसलिए नहीं कहना चाहूंगा। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि हमारे सिलेबस से जो जितने भी गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उन सबके नाम के पीछे जो लॉर्ड लिखा गया है, हमारे सिलेबस में भी है, उस लॉर्ड को हटाया जाए, यह मैं विनती करूंगा। क्योंकि यही अंग्रेज, यही गवर्नर जनरल, यही वायसराय हम सब भारतीयों को सुअर और काले कहते थे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि लॉर्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। तो इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने ही 1774 में क्या क्या था, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। 3 अन्य न्यायाधीश। मेरे प्यारे बच्चे, उस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, तीनों का नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, वो सबसे पहले चेम्बर्स, एंड सेकेंड हाइड, एंड थर्ड लेमेस्टेयर। ये 3 न्यायाधीश, कुल सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था, इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में सुनी जाती थी और कहीं भी सुनी जाती थी। इसलिए इस एक्ट के ही तहत हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया
और साथ ही इसी एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, क्या हुआ, निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेते थे उस समय, उपहार लेना और रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये इतना प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों आप लोगों के बीच में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, किस कारण से आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट हम डिटेल्स यहां पर आप लोगों को, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है और डिटेल्स के लिए आप ऑनलाइन पर आए, एडमिशन में नामांकन लें और ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को हाईलाइटेड क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ऑनलाइन क्लास भी जारी है मेरी, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत काम क्या था, इसका कार्य क्या था? कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को, कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को मान्यता मिली थी। क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। और साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, ये आपको इसी एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनैतिक मामलों को दूर करने के लिए, भारत में राजनैतिक मामलों को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ था? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे। कौन, कितने थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो इसी एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चार्टर एक्ट 1793 पर। चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत, 1793 एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कंपनी के लिए जीवन दान का विषय बना, यही चार्टर एक्ट 1793। और साथ ही क्या हुआ इस एक्ट की और विशेषता, इसी चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को, किन अधिकारियों को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को भारतीय राजकोष से वेतन देना शुरुआत हुई थी। इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, उनका वेतन भारतीय राजकोष से देने की व्यवस्था यहीं से शुरू हुई थी। अब हम चलते हैं चार्टर एक्ट 1813 का, 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन चार्टर एक्ट है, क्वेश्चन इससे बहुत उठता है। इस एक्ट के तहत कंपनी के पास जो व्यापारिक एकाधिकार था और सारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? कंपनी का सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, केवल चाय, क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत चाय का व्यापार और दूसरा चीन से व्यापार, ये दोनों व्यापार सुरक्षित रहा। बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार इसी चार्टर एक्ट के तहत समाप्त हो गया। और साथ ही इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर
प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था इसी चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों, इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की छूट मिली थी ईसाई मिशनरियों को, और भारत में अंग्रेज व्यापारियों को भी छूट मिली थी इसी चार्टर एक्ट के तहत। और साथ ही कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इसी चार्टर एक्ट के तहत अगले 20 वर्षों के लिए राजस्व पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इस चार्टर एक्ट की इतनी विशेषताएं थी। क्या हुआ? कंपनी का राजस्व पर 20 वर्षों के लिए आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हम चलते हैं चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, 1833 का चार्टर एक्ट ये अपने आप में एक लाजवाब चार्टर एक्ट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। क्या हुआ? जो ये चार्टर एक्ट जब आया तब ये जो कंपनी का चाय का व्यापार और चीन से जो व्यापार था, ये सभी व्यापारिक एकाधिकार अब समाप्त हो गया। कंपनी का सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। जो 1813 में चाय का व्यापार और चीन से जो व्यापार सुरक्षित था, वे उस व्यापार को लेकर भी अब ये सभी व्यापारिक एकाधिकार जो है वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह समाप्त हो गया। और साथ ही इसी चार्टर एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत कौन थे हमारे देश के गवर्नर जनरल? इस चार्टर एक्ट के तहत हमारे देश के क्या हुआ? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और इसी चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब बंगाल का ही नहीं, अब संपूर्ण भारत के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। और इस दृष्टिकोण से विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साबित हुए। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब विलियम बेंटिंक के समय में इतना वर्क हुआ, विलियम बेंटिंक के समय में इतना काम हुआ कि वह काम आज भी याद आता है और हमेशा एग्जाम में आता है। क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विलियम बेंटिंक ने किया था अपने समय में? तो विलियम बेंटिंक के समय में ही हमारे देश के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। और यही नहीं, एक विधि आयोग स्थापित हुआ इसी चार्टर एक्ट के तहत, एक विधि आयोग। और इस आयोग में लॉर्ड मैकाले, फिर लॉर्ड आ गया। इसलिए भारत सरकार से पुनः अपील करूंगा कि लॉर्ड शब्द हटा दें। मैकाले को पहला विधि मेंबर बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला विधि मेंबर बनाया गया। और क्या हुआ? एलन बरो के सहयोग से दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। विलियम बेंटिंक के समय में एलन बरो के सहयोग से दास प्रथा की समाप्ति हो गई। और इसी चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, और इसका जनक मैकाले को कहा जाता है। इसलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चे, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत कर दिया। स्लीमैन के सहयोग से एक ठगी प्रथा समाप्त हो गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। यह
अंतिम चार्टर एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया यह अंतिम चार्टर एक्ट था 1853। और इस चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषताएं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग लिख लीजिए। इसी चार्टर एक्ट के तहत विधायी कार्यों को, किस कार्यों को? विधायी, लेजिस्लेटिव, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और साथ ही इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। किस काउंसिल की? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। यह अंतिम चार्टर एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ये अंतिम चार्टर एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। मेरे प्यारे बच्चे, यह हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले चार्टर एक्ट था। अब हम चलेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। क्या हुआ? अब हम चलेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858। ये क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1858। अब इस पर हम प्रकाश डालेंगे। ये क्या हुआ? 1858 में इसी शासन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता प्रारंभ हो गई। इसी अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता प्रारंभ हो गई। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग लिख लीजिए कि भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर और वायसराय नाम हो गया। और इस दृष्टिकोण से भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय इसी अधिनियम के तहत बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। और लॉर्ड कैनिंग के समय बहुत सारे काम हुए थे। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में हमारे 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था, जो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। लेकिन अभी चल रहे हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम पर ही चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसी अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गठन हुआ था 1784 में, वह इसी अधिनियम के तहत समाप्त हो गया। इसी अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गया। अब क्या आ रहा है? भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861। इसमें क्या हुआ है? इसमें पहली बार विधायी शक्ति का, इसी अधिनियम के तहत विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। 1861 के परिषद अधिनियम के तहत विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और साथ ही गवर्नर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई इसी के तहत। और इसी एक्ट के तहत आईपीसी कोड आया। लॉर्ड कैनिंग के समय में आईपीसी कोड, इंडियन पैनल कोड। और इसी कोड के तहत हमारे देश में, संपूर्ण भारत में पहले 3 स्टेट्स में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आईपीसी कोड के तहत 1862 में की गई थी। और या साथ ही दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ही एक ऐसे वायसराय थे जो 1857 के विद्रोह के समय थे और
लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत में आयकर इनकम टैक्स प्रणाली की शुरुआत की थी। इनकम टैक्स प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। इसके बाद आ रहा है आप लोग 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892। इस 1892 के तहत इसमें एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इस पॉइंट को, कि भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से ही शुरुआत हो गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के तहत ही शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अब आ रहा है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मार्ले भारत सचिव थे इंग्लैंड में और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इस परिषद अधिनियम का नाम पड़ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसको हम कल यहां से हम आज के लिए इतना ही, 1909 से लेकर के 1947 तक, और आगे हम कल आप लोगों को देंगे, क्लास देंगे। आज तक के लिए इतना ही। सबको, सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।